हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे वाक्य की शुद्धिकरण की। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, वो है वाक्य शुद्धिकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो वाक्य शुद्धिकरण के नियम होते हैं, किस प्रकार से वाक्य में शुद्धिकरण लाया जाता है, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं जो शुद्ध रूप से होते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते वाक्य देके पूछ लिया जाता है। निम्न में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। उससे संबंधित जो भी नियम बनेंगे या इसके वाक्य शुद्धिकरण जितने भी मुख्य तत्व होंगे या जो गुण होंगे, उन सभी को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें ताकि इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक भी ना छूटने पाए। और जितने भी साथी अभी हमारे इस क्लास में जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि इससे और लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, तो वाक्य शुद्धिकरण होता क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाक्य शुद्धिकरण। तो वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है? जो वाक्य शुद्ध रूप से लिखा जाए उसे हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन जो इसकी परिभाषा बनती है वो किस प्रकार बनती है कि जब किसी वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का सही प्रयोग ना किया जाए या कि जब किसी वाक्यों में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य व्यक्तिगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है इसकी परिभाषा? सुनिएगा एक बार फिर से, कि जब किसी वाक्यों में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग होता है, यानी इसमें जो नियम होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, कारक, लिंग, वचन जो भी होते हैं, ये नियमों का जब गलत प्रयोग होता है या प्रयोग कर दिया जाता है तब उसे वाक्य अशुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जो वाक्य शुद्धिकरण है ये क्या है, तथा वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने में जो नियम प्रयोग किए जाएंगे, जो रूल होंगे प्रयोग किए जाएंगे, उसे हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा ही नोट कर लीजिएगा। क्या परिभाषा? परिभाषा कि जब वाक्य क्या है, जब किसी वाक्य में, नोट करते हुए चला क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्जाम में। इससे कम 2 या 3 नंबर से प्रश्न उठा लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में व्याकरणिक अशुद्धियों का या व्याकरणिक नियमों का, व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है, गलत प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्य अशुद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्धिकरण कहते
कहते हैं। ठीक है, तथा वाक्यगत क्या है, तथा वाक्यगत अशुद्धियों का अशुद्धियों का नियम सही से वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो नियम प्रयोग किए जाते हैं, करने के लिए जो नियम प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। तो उसे वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य अशुद्धिकरण कहते हैं। यानी जब वाक्य गलत रूप से बनाए जाते हैं, कहीं कर्म की जगह क्रिया आ जाए या क्रिया की जगह कर्ता दिया जाए, तो वो क्या होते हैं, वो सभी हमारे होते हैं गलत वाक्य। ठीक है, इसी में तथा वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए, यानी कि जो हम प्रयोग करते थे कर्म की जगह कर्ता, कर्ता की जगह क्रिया, तो उनको सही रूप से यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग होता है, जो रूल हम प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब जानेंगे कि वाक्य के जो प्रमुख तत्व हैं, जो मुख्य नियम हैं, वो कितने हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इसी में, वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख तत्व। क्या, वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख तत्व क्या है, वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख तत्व। वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख तत्व। हो गया नोट, कर लिया सभी ने। क्या है, वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख तत्व। जो वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख कितने तत्व हैं, तो वाक्य शुद्धिकरण यानी वाक्य को शुद्ध करने के लिए प्रमुख 3 तत्व प्रयोग किए जाते हैं। कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। कौन कौन से, अब ध्यान दीजिएगा। पदकीरम किस आधार पर शुद्ध किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले किया जाता है पदकीरम के आधार पर। किसके, पदकीरम यानी शब्द का किरम, पदकीरम। दूसरा है अन्वय। क्या है, अन्वय। और तीसरा है प्रयोग। कौन सा है तीसरा, प्रयोग। तो इसके मुख्य कितने तत्व हैं वाक्य शुद्धिकरण के, तो वाक्य शुद्धिकरण के प्रमुख 3 तत्व हैं। कौन
कौन से हैं? तो इसमें पहला है पदकीरम, दूसरा है अन्वय और तीसरा है प्रयोग। ठीक है, इन तत्वों के आधार पर हम वाक्य को शुद्ध करते हैं या वाक्य का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदकीरम की, इसकी किरम की या पदकीरम की। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, पहला नियम डाल के लिखिएगा। नियम नंबर 1, पहले हेडिंग डालिए, पहला पॉइंट बनाइएगा किरम, यानी किसी वाक्य में सार्थक शब्दों का किरम क्या होता है, किस प्रकार से कि किसी वाक्यों में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने की क्रिया को किरम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, क्या है, किरम या पदकीरम। पहला नियम है इसका, पहला तत्व है पदकीरम या किरम। ठीक है, किस प्रकार किरम होता है? किरम होता क्या है कि वाक्य, किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने या प्रयोग किए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किरम कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्या किसी वाक्य में, क्या है, किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को, किसी वाक्य में सार्थक मतलब अर्थ सहित शब्द, सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर, उचित स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग करने की क्रिया को, प्रयोग किए जाते हैं करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किरम या पदकीरम कहते हैं। किरम या पदकीरम कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? सभी पॉइंटों को नोट करते हुए चले, क्योंकि ये पॉइंट सारे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जब नियमों को सही रूप से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आगे वाक्य को शुद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या थी इसकी परिभाषा कि किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? किरम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इसका पहला तत्व है, इसका वाक्य शुद्धिकरण का। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख नियम है पदकीरम के, क्या प्रमुख नियम कितने हैं? इसके लगभग में बहुत सारे नियम हैं। जो इसके मुख्य मूल नियम है उनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कहीं पर लिंग के आधार पर शुद्धिकरण पूछ लिया जाता है, कहीं पर कारक के, कहीं वचन पे, कहीं क्रिया या कर्ता, बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया? तब इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या प्रमुख नियम पदकीरम के, किसके? पदकीरम के प्रमुख नियम। पदकीरम के प्रमुख नियम। हो गया नोट?
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिक्रम के प्रमुख नियम। इसके कितने नियम होते हैं कि नियमों के आधार पर वाक्यों को शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसमें पहला नियम डालिए, रूल नंबर 1, नियम 1 यानी एक। ठीक है, अब पहला नियम जो है वो किस प्रकार है? पहले नियम पर क्या होता है कि किस हिंदी के वाक्यों में आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म, लास्ट में क्रिया होती है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर कहीं पर हिंदी के वाक्यों में प्रारंभ में कर्ता, मध्य में क्रिया और अंत में कर्म दे दिया जाए तो वाक्य कैसा हो जाता है? तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य तत्व है, यानी कि जो बच्चे शुरुआत में सीखते हैं, 1-2 क्लास में, जो फर्स्ट या सेकेंड क्लास में होते हैं, तब जो वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर, किस आधार पर पूछते हैं? जब बिल्कुल छोटे से होते हैं हम लोग, तब क्या, यानी कि कहीं पर कर्ता के आधार पर या कहीं क्रिया के आधार पर या कहीं कर्म के आधार पर शुद्धिकरण पूछा जाता है। जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे क्लास आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोगों का टॉपिक भी बढ़ता जाता है। यानी पहले जब बच्चा छोटा होता है तो थोड़ा बोलना सीखता है, पहले शब्द बोलता है, फिर उपवाक्य बोलना सीखता है, उपवाक्य के बाद वाक्य बोलता है। ठीक है, उसी प्रकार उसकी अशुद्धियां भी सीखता है, अशुद्धियों को शुद्ध करना भी सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हिंदी के वाक्यों में आरंभ में कर्ता, हिंदी के वाक्यों के आरंभ में कर्ता, क्या? आरंभ में कर्ता, मध्य में क्रिया, आरंभ में कर्ता, मध्य में क्रिया, मध्य में क्रिया तथा अंत में कर्म, तथा अंत में कर्म। हिंदी के वाक्यों आरंभ में कर्ता, मध्य में क्रिया, अंत में कर्म नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या होता है? नहीं होता है। ये वाक्य का स्ट्रक्चर नहीं है। वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान दीजिएगा, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये क्या? ये वाक्य का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? प्रारंभ में कर्ता, मध्य में क्रिया और अंत में कर्म। तो ये क्या है? इसमें वाक्य में प्रयोग नहीं होते। इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं? इस प्रकार के वाक्य गलत हो, यानी अशुद्ध होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जैसा कि अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में देखा जाता, अंग्रेजी के भाषा के वाक्यों में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे अंग्रेजी की भाषा में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब आती है, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। ऐसा हिंदी के वाक्यों में नहीं है। तो हिंदी के वाक्यों में क्या है? ध्यान दीजिएगा, हिंदी के वाक्यों के प्रारंभ में, हिंदी के वाक्यों के प्रारंभ में कर्ता,
प्रारंभ में क्या आएगा? कर्ता, और मध्य में क्रिया, मध्य में कर्म आएगा। क्रिया कहाँ जाएगी? वाक्य के अंत में। मध्य में कर्म और अंत में क्रिया। ठीक है, अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कितनी बार क्लियर हो गई? क्या एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या है इसमें नियम? पहला कि हिंदी के वाक्यों के आरंभ में कर्ता नहीं होना चाहिए, और मध्य में क्रिया नहीं होनी चाहिए, अंत में कर्म नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कहीं पर वाक्य दिया जाता है, कैसा देखिएगा? कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, तो ये वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये वाक्य का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका शुद्ध स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के वाक्यों के प्रारंभ में कर्ता, मध्य में कर्म प्लस कर्म, अंत में क्रिया प्लस क्रिया। ये क्या है? ये वाक्य का स्ट्रक्चर बिल्कुल शुद्ध है। जो हमारे हिंदी के वाक्यों में वाक्य प्रयोग किए जाते हैं वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर से शुद्धिकरण के रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया, क्या लड़के ने भोजन किया। अब समझिएगा क्या है उदाहरण हमारा। उदाहरण लिया हमने कि लड़के ने भोजन किया। लड़के ने भोजन किया। अब आप लोग बताइए ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? वाक्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, वाक्य हमारा इसमें लड़के ने भोजन किया। ये वाक्य स्ट्रक्चर के हिसाब से शुद्धिकरण के रूल से ये सही है या गलत है? तो ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या है हमारा ये वाक्य कि लड़के ने भोजन किया। इसमें किसने भोजन किया? लड़के, लड़का क्या है इसमें? कर्ता। क्या है? कर्ता। कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्म। तो इसमें क्या है? लड़के ने क्या किया? भोजन। भोजन क्या है इसमें? भोजन कर्म है। ठीक है, भोजन क्या है? कर्म है। लड़के ने भोजन किया, करना क्या है? क्रिया है। करना क्या है? क्रिया। तो ये वाक्य कैसा है? वाक्य शुद्ध हो गया। अगर यहीं पर इस प्रकार दिया जाता, ध्यान दीजिएगा, क्या भोजन लड़के ने किया। क्या भोजन लड़के ने किया। ये बोलने में लगता तो सही है, लेकिन क्या ये वाक्य शुद्धिकरण के उसके नियम के आधार पर क्या ये वाक्य सही है? बताइएगा। क्या है कि लड़के ने भोजन किया या भोजन लड़के ने किया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए था? भोजन किसने किया? लड़के ने। किसने भोजन किया? भोजन किया लड़के ने। ये क्या है? कर्ता। ये क्या हो गया? ये हमारा कर्ता हो गया। भोजन क्या है? कर्म। भोजन क्या है? कर्म। और करना क्या है? क्रिया। क्या ये वाक्य शुद्ध है?
क्या पहले वाक्य में कर्म आना चाहिए? तो सबसे पहले वाक्य में क्या आता? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इसमें क्या है? कर्म है, फिर कर्ता है, फिर क्रिया। तो ये व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो चलिए, ये था पदक्रम का पहला नियम। अब डालिए नियम नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियम नंबर 2। क्या है? नियम नंबर 2, नोट कीजिएगा सभी लोग। तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 है कि सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता का विस्तार आता है, यानी उद्देश्य। उद्देश्य कितने वाक्य में कितने अंग थे? हमने बताए थे 2, विधेय और उद्देश्य। तो वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? उद्देश्य। उद्देश्य कहते किसको है? कर्ता को। तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता ना आकर कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 है, नोट कीजिएगा इसे भी, कि वाक्य में प्रारंभ में कर्ता का विस्तारक या विस्तार, कर्ता का विस्तारक प्लस कर्ता, फिर उसके बाद कर्म तथा कर्म का विस्तारक। क्या है? कर्म का विस्तार, यानी कर्म का विस्तार, उसके बाद आएगा कर्म। ठीक है, कर्म का विस्तारक प्लस कर्म, फिर उसके बाद क्रिया का विस्तार तथा फिर क्रिया के पहले क्रिया का विस्तार, कर्म के पहले कर्म का विस्तार, कर्ता के पहले कर्ता का विस्तार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्रिया का विस्तारक मतलब विस्तार, जिसके बारे में जो कहा गया हो। ठीक है, प्लस क्रिया। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या है रूल नंबर 2? नियम नंबर 2 है कि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, फिर कर्म, उसके बाद कर्म तथा कर्म का विस्तार, फिर उसके बाद कर्म आता है। ठीक है, फिर क्रिया का विस्तार, फिर क्रिया आती है। इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया, क्रिया के बाद एक और चीज आती है। क्या? पूरक। जहां पर जिस वाक्य में क्रिया ना देकर कोई स्थान या कोई अन्य चीज वस्तु के बारे में पूछ दिया जाता है, तो वहां क्या होता है? पूरक। हर जगह क्रिया ही नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक और है, क्रिया के बाद क्रिया का विस्तार तथा पूरक का विस्तार। क्या? पूरक का विस्तार प्लस पूरक, यानी पूरक के पहले पूरक का विस्तार। इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया कि मेरे पड़ोस का लड़का धार्मिक की पुस्तकें बहुत पढ़ता है। क्या उदाहरण? ध्यान दीजिएगा, उदाहरण है हमारा कि मेरे पड़ोस का लड़का, नोट कीजिएगा, मेरे पड़ोस का
लड़का धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। बहुत क्या करता है? पढ़ता है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। बाकी क्या हमारा कि मेरे पड़ोस का लड़का धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था? सबसे पहले रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 है कि वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या आता है? तो वाक्य में सबसे पहले यानी वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता का विस्तार। लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य का शुद्धिकरण करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? तो सबसे पहले वाक्य में हम क्या देखेंगे? कर्ता। कि कर्ता क्या है? किसके आधार पर देखेंगे? कर्ता के आधार पर। तो हमारा वाक्य क्या है कि मेरे पड़ोस का लड़का धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो बात इसमें बात किसके बारे में कही गई या जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इतनी बात तो आप लोग पहले से ही जानते हो। ठीक है, तो ये क्या? मेरे पड़ोस का लड़का। मेरे पड़ोस का कौन है? धार्मिक पुस्तकें कौन ज्यादा पढ़ता है? लड़का। तो ये क्या हो गया? तो यही हमारा हो गया कर्ता। ठीक है, ये क्या हो गया? यही हमारा हो गया कर्ता। इतनी बात क्लियर हो गई? ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ता। मेरे पड़ोस का, ये क्या हो गया? ये कर्ता का विस्तार। ये क्या हो गया? ये कर्ता का विस्तार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कर्ता, कर्ता का विस्तार। इसमें क्या था? वाक्य के प्रारंभ में कर्ता का विस्तार, फिर कर्ता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले वाक्य में क्या आया? तो यहाँ सबसे पहले वाक्य में यानी प्रारंभ में क्या आया? कर्ता का विस्तार ही तो आया। फिर उसके बाद क्या आया? फिर उसके बाद कर्ता। अब उसके बाद क्या है कि कर्म का विस्तार। तो इसमें लड़का क्या करता है? लड़का धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। तो पुस्तकें क्या है? जब हम इसको कर्म को देखेंगे, वाक्य में कर्म क्या है तो हम किससे प्रश्न करेंगे? क्या से प्रश्न करके देखेंगे। ठीक है, जब हम कर्ता को देखेंगे वाक्य में, जब कर्ता को जानेंगे कि कर्ता क्या है, कर्ता को जानने के लिए हम कौन से प्रश्न करते हैं कि मेरे पड़ोस का कौन पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है, तो कर्ता निकल आएगा। ठीक है, जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो क्या निकलेगा? तो कर्म निकल आएगा। ठीक है, तो क्या लड़का क्या ज्यादा पढ़ता है? पुस्तकें। निकल आए? क्या पढ़ता है? पुस्तकें। पुस्तकें क्या हो गई? यही कर्म हो गई। क्या हो गई? कर्म। अब पुस्तकें कैसी पुस्तकें पढ़ता है? धार्मिक। यही क्या है? कर्म का विस्तार। ये हो गया कर्म। ठीक है, और ये क्या है? कर्म का विस्तार। कर्म का विस्तार। इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात आती है के बाद, कर्म के बाद क्या आएगा? क्रिया। मेरे पड़ोस का लड़का धार्मिक पुस्तकें क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। और जो क्रिया के पहले बहुत पढ़ता है, कितनी पढ़ता है? बहुत पढ़ता है। बहुत क्या हो गया? ये क्रिया का विस्तार। ठीक है, ये क्या है? ये क्रिया का विस्तार है, ये क्रिया है। ये वाक्य क्या नियम के हिसाब से देखिए सही है। नियम क्या था हमारा
कि वाक्य के आरंभ में यानी वाक्य के शुरुआत में कर्ता का विस्तार, तो ये कर्ता का विस्तार हो गया। फिर उसके बाद आया कर्ता, तो भी कर्ता हो गया। ठीक है, फिर कर्ता के बाद कर्म का विस्तार, तो कर्म का विस्तार क्या है? धार्मिक, तो कर्म का विस्तार हो गया। फिर उसके बाद कर्म आएगा, ये कर्म हो गया। फिर उसके बाद क्रिया का विस्तार, तो क्रिया का विस्तार क्या है? बहुत। क्या है? बहुत। तो ये क्रिया का विस्तार हो गया। सबसे बाद में फिर क्या आया? क्रिया। तो ये हमारा वाक्य, ये नियम कैसा है? सही है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे इसमें पूरक तो आया ही नहीं है, तो देखिएगा, तो नेक्स्ट उदाहरण नोट कीजिएगा। इसमें क्या? आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट उदाहरण नोट कीजिएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा इसमें क्या है कि आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, मतलब देखने के लिए स्थल है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, आगरा का ताजमहल दर्शनीय क्या है? दर्शनीय स्थल है। अब समझिएगा, उदाहरण क्या हमारा? उदाहरण है कि आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। इस वाक्य में पूरक कहाँ है? अब समझिएगा कि पूरक का प्रयोग किस प्रकार होता है। यानी जिस वाक्य में क्रिया ना देकर, क्या जिस वाक्य में क्रिया नहीं होती है तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर पूरक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस वाक्य में देखिए कहीं पर क्रिया दी गई है या किसी के द्वारा क्रिया की गई है, तो वाक्य हमारा आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। इसमें तो हमें कहीं क्रिया दिख ही नहीं रही है, तो इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? तो इसमें सबसे पहले जब हम इसका शुद्धिकरण करेंगे वाक्य का, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो सबसे पहले इसमें आएगा कर्ता का विस्तार। लेकिन हम कर्ता का विस्तार निकालेंगे कैसे? जब हमें कर्ता पता होगा। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या आगरा कर्ता है? तो इस वाक्य में आगरा कर्ता नहीं है। ठीक है, तो इस बार आगरा का तब देखने के लिए कौन सा स्थल है? ताजमहल। ताजमहल का क्या है? ये ताजमहल ही हमारा करता है। क्लियर हो गया? यानी जिसके विषय में कहा जाए, तो किसके विषय में कहा गया था? क्या आगरा के विषय में कहा गया था? नहीं, आगरा का ताजमहल, ताजमहल के बारे में कहा गया था। तो ताजमहल क्या है हमारा? तो ताजमहल हो गया कर्ता। क्या है? कर्ता। अब आगरा का ये हो गया कर्ता का विस्तार। क्या हो गया? कर्ता का विस्तार। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? तो उसके बाद देखेंगे, हमने कहा क्या कहा था? जहां पर क्रिया या कर्म नहीं दिया होता है वहां पर क्या होता है? पूरक होता है, यानी वाक्य को पूरा करने वाला। ठीक है, तो इसमें पूरक क्या है? दर्शनीय स्थल है। स्थल क्या हमारा? पूरक है। यहाँ कोई क्रिया नहीं है, ना कोई कर्म है। ठीक है, तो इसमें स्थल क्या है? स्थल है हमारा पूरक। क्या है? पूरक। और दर्शनीय क्या हो गया? दर्शनीय हो गया यानी देखने वाला, तो ये हो गया पूरक का विस्तार। क्या हो गया? पूरक का विस्तार। क्लियर हो गया कि पूरक का प्रयोग किस प्रकार होता है और कहां पर होता है? क्लियर हो गया?
नेक्स्ट इसमें एक उदाहरण और है, उसको भी समझिएगा। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा कि लखनऊ का नाइट सफारी, क्या लखनऊ का नाइट सफारी कैसा स्थल है? पर्यटन स्थल है। नोट कीजिएगा इसको भी। लखनऊ का नाइट सफारी कैसा स्थल है? पर्यटन स्थल है, यानी वहां पर रात में घूमने के लिए जगह है वो। तो उसका निर्माण भी अभी फिलहाल में ही हुआ है, 2022 में, ठीक है, अगस्त में। क्या हमारा उदाहरण की लखनऊ का नाइट सफारी, लखनऊ का नाइट सफारी पर्यटन स्थल है। कैसा स्थल है? पर्यटन स्थल, यानी घूमने वाला पर्यटन स्थल है। इसको भी समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या? कर्ता का विस्तार। लेकिन सबसे पहले बात में समझेंगे क्या? कर्ता, यानी इसमें कर्ता क्या है? लखनऊ का देखने के लिए क्या चीज? पर्यटन स्थल है, नाइट सफारी। तो नाइट सफारी क्या है? यही हमारा कर्ता है। क्या है? कर्ता। कर्ता हो गया, लखनऊ का ये हो गया कर्ता, यानी कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार क्लियर हो गया। अब बात आती है इसमें पूरक क्या है? पूरक है स्थल। ये क्या है? पूरक। और पर्यटन क्या हो गया? ये पूरक का विस्तार। पूरक का विस्तार क्लियर हो गया। जहां पर क्रिया या कर्म नहीं दिया होता है वहां पर वाक्य को पूरा करने के लिए कौन आता है? तो वहां पर वाक्य को पूरा करने के लिए पूरक आता है। ठीक है, कितनी बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रूल नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा यस या नो। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट करो फटाफट। तो चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3, यानी नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या होता है? नोट कीजिएगा। नियम नंबर 3, नियम नंबर क्या 3 है? देखिएगा नियम नंबर 3 क्या कह रहा है। क्या है? नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 के अंतर्गत क्या है? कर्ता तथा कर्म, कर्म के मध्य अधिकरण, अधिकरण के बाद अपादान, अपादान के बाद संप्रदान, संप्रदान के बाद कर्ण कारक क्रमशः होने चाहिए। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको भी। कर्ता, पहले इसको नोट कर लीजिएगा फिर उसको समझेंगे। कर्ता तथा कर्म के मध्य अधिकरण कोमा अपादान, अधिकरण कोमा अपादान कोमा संप्रदान कोमा संप्रदान कोमा अधिकरण का करण कारक तथा
करण कारक होना चाहिए। देखिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, यानी जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं वाक्यों में इनका सही प्रकार से प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इनका प्रयोग क्रमशः होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण कारक, यानी जो भी नियम यानी क्रमशः आने चाहिए, कैसे लगातार, छोड़ छोड़ के नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कर्ता आ गया फिर उसके बाद कर्ता के बाद कर्म तो आ सकता है लेकिन कर्म के बाद कर्ता नहीं आ सकता है। ठीक है, तो समझिएगा, उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिया, उदाहरण हमारा कि मुरारी ने घर में, मुरारी ने घर में से अलमारी से श्याम के लिए पुस्तकें अपने हाथ से पुस्तकें निकाली। क्या है? निकाली। ठीक है, देखिएगा क्या उदाहरण हमारा कि मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तकें निकाली। नोट कर लिया सभी ने? तो अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रूल नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 है वो क्या है, क्या कह रहा था, समझिएगा कि कर्ता तथा कर्म के मध्य। अब आप लोग सिर्फ समझते हुए चले, क्या है इसमें, कर्ता तथा कर्म के मध्य। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? किसने अलमारी में से पुस्तकें निकाली थी? तो पुस्तकें निकाली थी मुरारी ने। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कर्ता। क्लियर हो गया? कर्ता, कर्ता कौन है? मुरारी। ठीक है, अब कर्ता तथा कर्म के मध्य। अब इस वाक्य में, इस उदाहरण में कर्म क्या है, तो हम प्रश्न करेंगे किससे, कर्म को निकालने के लिए क्या से। मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए क्या निकाली? पुस्तकें निकाली। निकलाई क्या? निकाली पुस्तकें निकलाई। तो पुस्तकें क्या है? तो पुस्तकें हमारी कर्म है। क्या है? कर्म। ठीक है, और निकालना क्या है? क्रिया है। इतनी बात क्लियर हो गई? कर्ता और कर्म निकल आया। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ता तथा कर्म के मध्य, यानी कि इस कर्ता से लेकर और इस कर्म तक, कर्ता तथा कर्म के मध्य, यानी इस कर्ता से लेकर उस कर्म के मध्य, उसके भीतर अधिकरण, अपादान, संप्रदान तथा करण कारक होना चाहिए। अब देखिएगा क्या इस वाक्य में सारे कारक चिन्ह हैं या नहीं है? अब समझिएगा, तो इसमें क्या है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। ये तो हो गया कर्ता का कारक चिन्ह। ठीक है, अब घर में अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, यानी स्थान के लिए प्रयोग होता है अधिकरण कारक चिन्ह। तो उसका कारक चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो इसमें क्या है? घर में। घर क्या? स्थान। ठीक है, तो ये किसका कारक चिन्ह है? में हो गया अधिकरण का। किसका हो गया? अधिकरण का। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिएगा अधिकरण के बाद क्या आएगा?
अपादान। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? अपादान का कारक चिन्ह होता है से या अलगाव, यानी कि अलमारी से, यानी अलमारी से जो पुस्तकें थी वो अलगाव, यानी अलग हो गया, अलगाव हो गया पुस्तकों का। क्या हो गया? अलगाव हो गया। अलगाव के लिए क्या होता है? अपादान से। तो से इसमें किसका कारक चिन्ह है? अपादान का। ठीक है, ये हो गया हमारा अपादान। कितने निकल आए? अधिकरण, अपादान। उसके बाद संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसमें मुरारी ने किसके लिए पुस्तकें निकाली थी? श्याम के लिए। तो के लिए क्या हो गया? ये हो गया संप्रदान कारक चिन्ह। क्या हो गया? संप्रदान। ये संप्रदान हो गया। ठीक है, अब हाथ से करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? तो करण कारक का भी कारक चिन्ह होता है से। ठीक है, हाथ से ये क्या है? करण कारक। अब देखिएगा इसमें सारे क्लियर हो गए। कर्ता, कर्म, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण। यानी कि इसमें क्या कहना चाहिए? संप्रदान क्रमशः करण होना चाहिए, किरण से होने चाहिए। जो जितने भी कारक चिन्ह हैं होने चाहिए, लेकिन किरण से होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए? किरण से होने चाहिए। अगर इसमें कहीं पर अपादान कारक चिन्ह ना दिया हो तो इसमें अधिकरण कारक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी वाक्य में अपादान कारक चिन्ह नहीं हो तो इससे पहले अधिकरण कारक नहीं आएगा, तो क्या आएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, कितनी बार क्लियर हो गई? अपादान के अधिकरण के स्थान पर अपादान प्रयोग हो सकता है और अधिकरण अपादान के प्रयोग स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। एक बार समझिएगा ध्यान से, क्या है? जो हमारा अपादान कारक चिन्ह है वो अधिकरण के स्थान पर आकर प्रयोग हो सकता है। इतनी बात क्लियर होगी? इसमें जो अधिकरण कारक है वो अपादान के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। क्या? जो अधिकरण कारक चिन्ह है ये अपादान के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट यूज। कितनी बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद देखिएगा संप्रदान। तो जो अपादान कारक चिन्ह के स्थान पर कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हो सकता है? तो अपादान के स्थान पर संप्रदान कारक चिन्ह प्रयोग हो सकता है और अपादान संप्रदान के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई? यानी किरण से चलना चाहिए, तभी वाक्य में क्या आएगा? शुद्धिकरण। तो ये वाक्य कैसा बनेगा हमारा? तभी वाक्य जाके शुद्ध बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद करती हूँ, आशा है ऐसे कि आप लोग ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा नियम नंबर 3। तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा यस या नो। बहुत अच्छी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या हमारा? आप लोग नोट करते हुए चले। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है हमारा, जो संबोधन शब्द होते हैं वो वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। क्या है हमारा नियम नंबर 4 है कि यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द, जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं, लेकिन वे होते कौन कौन से हैं? जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं वो, अरे ये बात तो सभी को पता है। ठीक है,
वाक्य में कहाँ प्रयोग होते हैं? हे वो अरे प्रयुक्त तो वाक्य में सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। कि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द हे ओ अरे प्रयुक्त हो तो वाक्य में सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि संबोधन शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या रूल नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है? कि यदि किसी वाक्य में क्या होने चाहिए? संबोधन सूचक शब्द, संबोधन सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? संबोधन सूचक शब्द हे ओ अरे, हे ओ अरे, ये क्या है? ये हमारे संबोधन सूचक शब्द है। ठीक है, प्रयुक्त हो तो क्या है? प्रयुक्त यानी प्रयोग हो तो उन्हीं का प्रयोग, प्रयुक्त हो तो वाक्य में उन्हीं का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। उन्हीं का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। क्लियर हो गया? क्या है कि यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हो, हे हो अरे, ये हमारे संबोधन सूचक यानी ये हमारे विस्मयवाचक शब्द है, विस्मयवाचक शब्द है। कौन कौन से? हे अरे, हे ओ अरे, ये क्या है? ये हमारे संबोधन सूचक शब्द है। ठीक है, प्रयुक्त हो तो वाक्य में सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ये संबोधन के कारक चिन्ह है। आप समझ में आए? ये क्या है? कारक चिन्ह या परसर्ग। परसर्ग को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया, समझिएगा कि हे भगवान बहुत बुरा हुआ। उदाहरण क्या हमारा? नोट कीजिएगा, उदाहरण है हे भगवान बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कि हे भगवान बहुत बुरा हुआ। तो इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? हे का। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हमने एक और उदाहरण लिया कि अरे तुम कब आए। कोई अचानक से आ गया और हमने देखा, पूछा अरे तुम कब आए। एकदम आश्चर्य होता है। जहां आश्चर्य और अचरज की बात हो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक शब्द कहते हैं। इतनी बात तो पहले से क्लियर हो चुकी है आप लोग। ठीक है, क्या है कि अरे तुम कब आए। अरे तुम कब आए। ठीक है, क्लियर हो गया? विस्मयादि वाली संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? कि अरे तुम आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? रूल नंबर 5,
नियम नंबर 5 क्या हमारा? नियम नंबर 5 है कि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं। इतनी बात तो पहले से हम लोग पढ़ चुके थे जब वो क्रिया विशेषण पढ़े थे, जब विशेषण का टॉपिक पढ़े थे। लेकिन समझिएगा कि हम लोग वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वाक्य को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। ठीक है, दिखड़ के आधार पर देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियम नंबर 5 यानी रूल नंबर 5। क्या है? नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले करते हैं, यानी विशेष से पहले करते हैं। विशेष को हम क्या कहते हैं? विशेष को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कि वाक्य में नोट कर लीजिएगा, वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा यानी विशेष से पहले किया जाता है। ठीक है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई है वो क्या होता है? विशेष होता है। ठीक है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, क्या उसकी उजली कमीज कहीं खो गई। उदाहरण क्या हमारा? समझिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले उदाहरण नोट कीजिएगा। उदाहरण हमारा कि उसकी कैसी कमीज? उजली यानी साफ। उजली कमीज कहीं खो गई। कहीं खो गई। ठीक है, अब समझिएगा इसमें संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। उसकी उजली कमीज क्या खो गई? कमीज क्या है? संज्ञा। ठीक है, ये हमारी संज्ञा यानी विशेष है। ठीक है, क्या कह रहा नियम नंबर 5 कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले होता, संज्ञा के तुरंत पहले होता है। तो कैसी कमीज? उसकी विशेषता क्या है? उजली थी। उजली थी, क्या थी? उजली यानी साफ थी। ये क्या है? विशेषण। ठीक है, ये संज्ञा की विशेषता है। क्लियर हो गया? ये तो था नियम नंबर 5। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्या है? नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो नियम नंबर 6 क्या है उसे भी जानेंगे। नियम नंबर 6 के अंतर्गत क्या रखा गया है? तो देखिएगा, नियम नंबर 6 कह रहा है कि किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले होना चाहिए। कब होना चाहिए क्रिया विशेषण का प्रयोग? क्रिया के पहले, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग कब होगा? क्रिया से पहले। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा नियम नंबर 6 कि वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किसका? क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले होना चाहिए।
क्रिया के पहले होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। क्रिया विशेषण का प्रयोग कब होना चाहिए? क्रिया से पहले। किसका? क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया से पहले होना चाहिए। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण हमने लिया कि हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे। अब कैसे जानेंगे कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण का प्रयोग कब किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें सबसे पहले जानेंगे कर्ता कौन है। कर्ता कौन है? हाथी। धीरे धीरे कौन चल रहा है? हाथी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया कर्ता। ठीक है। अब कर्ता हो गया, क्रिया क्या है? तो कौन चलता है? धीरे। हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे। ये तो इसकी विशेषता हो। लेकिन हाथी करता क्या है? धीरे धीरे चलता है। क्रिया क्या है? चलना। ठीक है, ये हो गई क्रिया। अब चलता कैसे है? तो धीरे धीरे। कैसे चलता है? धीरे धीरे। ये इसकी क्या है? यह इसकी विशेषता है। ठीक है, ये क्रिया की क्या है? ये क्रिया की विशेषता है। क्या? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। समझ गए? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? क्रिया के तुरंत पहले। ठीक है, तभी हमारा वाक्य कैसा बनेगा? तभी हमारा वाक्य शुद्ध बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया नियम नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, नियम नंबर 7। क्या है? नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है? देखिए, नियम नंबर 7 के अंतर्गत क्या है कि वाक्य में प्रश्नवाचक क्या कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाना चाहिए जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया हो। क्या है? वाक्य में क्या होना चाहिए? जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो उसका प्रयोग जिस संज्ञा के बारे में प्रश्न, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया हो उसी के पहले रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा क्या कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाना चाहिए। उसी संज्ञा के पहले रखा जाना चाहिए जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, क्या है नियम नंबर 7? देखिएगा कि जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए और किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग उसी संज्ञा के पहले किया जाना चाहिए जिसके बारे में प्रश्न किया गया हो। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया क्या कि क्या राम सो गया। उदाहरण हमारा क्या राम
क्या राम सो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग तो होता है, लेकिन इसके चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या था इसमें कि प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाना चाहिए जिसके बारे में पूछा गया हो। तो इस वाक्य में किसके बारे में पूछा गया था? राम के बारे में। इसमें कौन सो रहा है? राम। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो ये किसके पहले आ गया? उसी संज्ञा के पहले आया जिसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? राम क्या है? राम संज्ञा है। ये क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए। जितने भी नियम थे पदक्रम के आधार पर, ये सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बहुत अच्छी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, पसंद आई है, तो प्लीज क्लास को एक बार शेयर करें और लाइक करें। और बेहतर तैयारी के लिए, इसी प्रकार तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।